अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जहाँ हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, वहीं अब से कुछ देर पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ को नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल के घर के बाहर पार्टी इजलास के बाद गिरफ्तार किया गया, जब वो मीडिया इंटरव्यू के लिए निकले थे। हम आपको बताते चले कि ख्वाजा आसिफ ने आज 8:30 बजे हमें इंटरव्यू का वक्त दिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए निकले ही थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से जब हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया कि ख्वाजा आसिफ की जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, क्या आप उसकी तफसीलात शेयर कर सकते हैं, तो उनका जवाब आया कि नैब ने ख्वाजा आसिफ को आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया है। मरियम नवाज ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ आज पार्टी के इजलास में शरीक थे, टीवी शो के लिए रिकॉर्डिंग का कहकर उठे और नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अभी हमारी पार्टी की मशावरती मीटिंग अंदर चल रही थी, गैर रस्मी इजलास था। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसमें शरीक थे। उनका एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग थी, तो वो सबको ये बता के उठे कि वो टीवी शो की रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर निकले, नैब ताक लगाकर बैठी थी और उनको इस गली के शायद मोड़ से नैब ने गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने फॉर्चुनेटली मुझे 2 बातें बताईं। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए नवाज शरीफ के साथ, मैं एक उम्र का साथ है हमारा, वफादार बाप का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये बात मुझे खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि ना सिर्फ ये कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ, आपने जो करना है मेरे ख़िलाफ़ करें, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और ये भी कहा कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ कर लें और कहें कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ है, तो उसके बाद आपके केसेस, ये मैं हल्फन बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपने मेरे केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सज़ा देनी है दें, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ के ना बयानिए से पीछे हटूंगा, ना नवाज शरीफ का साथ जोड़ूंगा। और आज आपने देख लिया, चंद दिनों बाद उनको यहाँ से आकर अगवा कर लिया गया। जब सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि किसने ख्वाजा आसिफ से ये बातें की, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि बात ख्वाजा आसिफ की अमानत है। कौन लोग थे जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि ये नवाज शरीफ को छोड़ दें? देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो क्योंकि ये बात उन्होंने बताई थी, उनकी अमानत है, इसलिए वो नाम अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पैगाम यही मिला है कि हुकूमत डर गई है, हम इस पर रद्द-ए-अमल देंगे। उनका कहना था कि नैब को अपोजिशन के मुबहम केसेस दिख जाते हैं, मगर हुकूमत के वाज़े केसेस नहीं नजर आते। नैब अंधी है या दबाव में है? नैब को ये आटा चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? नैब को ये LNG चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? 122 अरब का डाका पड़ा है LNG के ऊपर। नैब को बिजली चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? नैब को चीनी चोर क्यों नहीं नजर आ रहे? PIA बिल्कुल बंद होने को आ गया, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहा? नैब को बिलियन ट्री सुनामी क्यों नहीं नजर आ रहा? और ये जो दवाइयों के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, नैब को वो क्यों नजर नहीं आ रहे? नैब को एक वेग चीज़ एसेट बियॉन्ड मीन्स की ऑपोजिशन जमात के एक रहनुमा की नज़र आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग एविडेंस जो है वो नैब को नज़र नहीं आती। नैब अंधी है क्या? और या नैब अंधी है, या फिर नैब इतने प्रेशर में है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये हम नहीं कहते, ये कोर्ट्स के कमेंट्स हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, ये उसके आखिरी हथकंडे, उसको रोक नहीं सकेंगे। इंशाल्लाह शायद उसका जाना मज़ीद जल्दी अर्ली हो जाएगा। आज पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की। आज सारा दिन क़यास आराइयाँ होती रही। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की, साथ में ये भी बताया कि जो डेडलाइंस हैं उसकी इंडोर्समेंट ज़रूर मिल गई है, मगर सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए। 31 दिसंबर तक सारे मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंडोर्स किया है। जो 31
जनवरी का डेडलाइन दिया गया है इस हुकूमत को। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 31 जनवरी का डेडलाइन को भी इंडोर्स करती है। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, साथ ही पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। ये एक अहम बात नजर आ रही है। हमारे साथ नून लीग से एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, साथ ही पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आज आपके यहाँ इजलास था और ये फैसला आपने भी करना था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। बड़ा ये वाकया हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए और मरियम नवाज कह रही है इसका हम रिएक्शन देंगे। क्या पार्टी आपकी रिएक्शन देगी और आज फैसला सेनेट इंतखाबात के हवाले से आपने क्या किया था? शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं भी बेहद ज़रूरत करूँगा कि मेरे रहायशगाह पे गैर रस्मी मुशावरती इजलास था पार्टी की सीनियर लीडरशिप का, और वहाँ से ख्वाजा साहब आप ही के शो की रिकॉर्डिंग के लिए उठकर गए और आज मेरी जगह उन्हें बैठे होना था आपकी शो में। लेकिन इस हुकूमत ने जो एक फैशिस्ट एजेंडा इस वक्त मुल्क में चलाया हुआ है, उसके ज़रिए ख्वाजा आसिफ साहब को एक बिल्कुल बेमकसद और एक इंतकामी मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। और ये एक बार फिर साबित हुआ है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, और इमरान नियाज़ी साहब उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालफिन की आवाज़ को दबाने के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन पहले गिरफ़्तार उन्होंने कर रखे हैं, अब PMLN के पार्लियामेंट्री लीडर को गिरफ़्तार किया गया है। अगर वो ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से वो अपोजिशन की रिजॉल्व को कम कर सकते हैं या अपने लिए कोई लीज ऑफ लाइफ ले सकते हैं, तो पूरी तारीख इस पे शाहिद है कि जब कोई हुकूमत इस सतह पर आ जाए तो उसका जाना ठहर जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो इंतकामी कार्रवाई हुई है, इस पर PMLN भी अपना रद्द-ए-अमल देगी और फर्स्ट को PDM का जो इजलास हो रहा है उसमें भी इनकी गिरफ्तारी ज़ेर बहस आएगी। और PDM की जमातें भी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर ये इंतकामी सिलसिला बंद ना हुआ तो हम इस पर भरपूर रद्द अमल का इजहार करेंगे। मगर ये जो जाना ठहरना था वो तो पीपल्स पार्टी और आपने मिलकर ठहराना था। ये आज जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और बिलावल कह रहे हैं कि हमें पंजाब और कौमी असेंबली में इस हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो पीछे हटती नजर आ रही है कि सड़कों पर इस हुकूमत को किस तरीके से आपने निकालना है। और सेनेट के इंतखाबात में भी उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि पीपल्स पार्टी का फैसला है। जी देखिए, जहाँ तक सेनेट का मामला है, सेनेट एक आईनी इदारा है और हमने जो इस्तीफ़े मांगे थे अरकान कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से मांगे थे, और हमारी हिकमत अमली में सेनेट को खाली करना या सेनेट को किसी तरह भी सैबोटाज करना हिकमत अमली का हिस्सा नहीं था। हमने कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान से इस्तीफ़े तलब कर रखे हैं और जो कि तकरीबन 99% हमारे पास आ चुके हैं। एक दो जो लोग कोई मुल्क से बाहर हैं या बीमार थे उनके रह गए हैं। वैसे मगर आपने सेनेट का क्या फैसला किया है आज? आप लेंगे सेनेट? हमने उस पर अपनी मुशावरत की है, तजावीज़ बनाई हैं, और मुस्लिम लीग नून अपनी जो तजावीज़ हैं वो 1 जनवरी को PDM के सरबराह इजलास में रखेगी। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी फैसले हों वो इत्तफाक राय से हों और हम कोई अपनी इंडिविजुअल पोजीशन को वक्त से पहले ना बताएं, ताकि उससे आप लोग बताते रहे हैं। बाई इलेक्शन का पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, कुछ दिन बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने बता दिया कि हाँ जी हम भी समझते हैं कि बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए। तो सेनेट के इलेक्शन का आज पब्लिकली अनाउंस कर दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, तो आप भी बता दीजिए कि आप लोगों ने क्या फैसला किया? जी वो मैं इंडिविजुअली नहीं ना बता सकता, ये तो पार्टी का फोरम ही अनाउंस कर सकता है। तो आज हमने इस पर मुशावरत की है और हम बाकायदा तौर पर जो हमारी पोजीशन है 1 तारीख को PDM के इजलास में बयान करेंगे। सईद गनी साहब, पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में मुकाबला करना चाहिए, सेनेट के इंतखाबात में भरपूर मुकाबला होगा, क्या ये दुरुस्त है कि ज़रा पीछे हट रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों के मामले से? धरने से तो पहले ही कह चुके आपके धरने के हामी नहीं है। नहीं शाहजेब, मेरा ख्याल है कि देखें थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप समझें तो शायद बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें। पहली बात यह है कि रेजिग्नेशन देने की कोई डेट तो भी अनाउंस नहीं हुई है ना, जो सारा दिन चलता रहा कि इस्तीफे पीपल्स पार्टी ने ना देने का फैसला कर लिया।
कोई तारीख अभी तक पीडीएम ने अनाउंस नहीं की कि इस्तीफे देने कब हैं। ये ऐलान हुआ कि इस्तीफे अपनी लीडरशिप पर जमा होने चाहिए, वो जमा करना शुरू कर दिए और चेयरमैन साहब ने उसकी वजाहत कर दी। ये अभी तक तय नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, पीडीएम का कोई इस पर फैसला नहीं है। अब उस पर अगर कोई मशावरत हुई है और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जो हमारी सीईसी की राय है उसको हम पीडीएम की क़यादत के सामने रखेंगे और फैसले हम इत्तेफाक राय से करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई ऐसी कन्फ्यूजन है। बड़ी वाज़ेह तौर पर बात की है चेयरमैन साहब ने, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी मीटिंग के अंदर, वो लोगों ने दी, लेकिन जो फैसला हुआ वो चेयरमैन साहब ने सबसे शेयर किया। क्या इस बात पर दुख का इजहार किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आए मोहतरमा की बरसी वाले दिन, और क्या ये बात भी हुई कि जी नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मेरे ज़हन में नहीं कोई ऐसी बात हुई हो। 60-70 लोग थे, हर आदमी अपनी बात कर रहा था, लेकिन मुझे हैरत हुई एक आध चीज़ मैंने देख रहा था उस पर सोशल मीडिया पे तो चली, तो फिर मैंने ट्वीट भी किया कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जिसका तस्करा भी नहीं हुआ, लेकिन मीडिया उस पर चला रहा था कि जी ये बात हो गई, ये। क्या मोहम्मद अली दुर्रानी की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, इसके हवाले से भी बात हुई कि ये मुलाकात कैसे हो गई? शाहज़ाद साहब देखिए, 70 के करीब लोग थे मीटिंग में, हर शख्स को बोलने की इजाजत थी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही। अब अगर मैं कोई बात वहाँ कहता हूँ तो वो सीसी का डिसीजन नहीं होता, हर शख्स को खुलकर बात करने की इजाजत होती है और किसी को कहा नहीं जाता कि आपने ये कहना है, आपने ये नहीं कहना है। तो अगर किसी ने कोई बात की थी तो वो उसकी राय हो सकती है, जाहिर है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी हो रही है सबने बात की, लेकिन कोई ऐसी बात जिसपे कोई कंसेंसस बना हो कि जी मौलाना क्यों नहीं आया तो पार्टी को ये करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, उसके बगैर हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मगर क्या ये तो फैसला हो गया ना, आप सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब पीडीएम ने ये फैसला किया कि हमें इस्तीफे, जो 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 एक्शन प्लान था वो बल्कि वहाँ पढ़ के सुनाया गया पूरा एक्शन प्लान, उस एक्शन प्लान में जो जो चीजें लिखी थी सीसी ने उससे 100% इंडोर्स किया, उससे इत्तेफाक किया। उसमें ये कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो इस्तीफे भी दे सकते हैं, उसको भी इंडोर्स किया। इस्तीफे जो फिर लेने का फैसला हुआ उसको भी इंडोर्स किया। ये बात कहीं ज़ाहिर है कि इस पे ये जरूर डिस्कशन हुई कि फवाइद क्या है, नुकसानात क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इसके क्या पहलू हैं, वो सारी चीजें उसमें तफसील से बात हुई, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये जरूर हुआ कि पीडीएम की जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के सामने जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तजावीज़ है वो तजावीज़ हम सामने रखेंगे। और जो बात अभी आपने 2 दफा दोहराई कि जी नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली, उन्होंने कहा शायद 2 असेंबलियों का, लेकिन बात ये हुई कि तमाम असेंबलीज जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन की मौजूद है, हमें वहाँ जो गवर्नमेंट है उसको टफ टाइम देना चाहिए। अब उसमें सेनेट भी आ जाता है। एहसन इकबाल साहब, आप सुबह सर जो अनाउंसमेंट आई है, एहसन इकबाल साहब आपकी इत्तेहादी है अपोजिशन में पीपल्स पार्टी, नून लीग को इत्मीनान है जो कुछ अनाउंस कर दिया गया आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से? जी बिल्कुल, हमें इत्मीनान है, चूँकि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो कई दफ़ा हमें इनफरादी तौर पे और फोरम पे पीडीएम की सतह पे ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के डिक्लेरेशन पे जिसके तहत पीडीएम बनाई गई मुकम्मल तौर पे उसके साथ यकजहती रखेगी और कभी किसी मौके पर पीडीएम के किसी फैसले से वो पीछे नज़र नहीं आएगी। और यही स्पिरिट तमाम पीडीएम की पार्टीज़ के अंदर है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा नादिर मौका है पाकिस्तान के अंदर कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। ताहम मुख्तलिफ जगहों पे वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन इस मुल्क को आइन के तहत चलाने के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, पार्लियामान को मजबूत करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने के लिए, जो रूल्स ऑफ द गेम है उन्हें बनाने के लिए वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल और सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत इस मामले को कैसे देख रही है और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी भी पूछेंगे हुकूमत से ब्रेक के बाद। मैं दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब बहुत शुक्रिया। शिबली साहब, अदालतें भी सवाल उठा रही हैं कि किसी के खिलाफ केस है उसका नाम ही सीएल में डाल दें, गिरफ्तारी क्यों की जाती है? और ख्वाजा आसिफ साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो मुल्क से बाहर भी गए तो वापस आए। आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत पर पहले ही सवाल उठता है, अदालतें सियासी इंजीनियरिंग का सवाल उठाती हैं, आज फिर सवाल उठ रहा है कि क्यों गिरफ्तार किया गया?
नहीं देखें, ये तो कानूनी इश्यूज हैं, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है, इसमें हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो जो भी कंसर्न इदारे हैं वो अपने एक्शंस लेते हैं, ना वो हमसे पूछ के लेते हैं, ना हमें इसकी कोई खबर है। सर मगर आज मरीम नवाज ने कहा कि उन्हें कहा गया पहले, और ख्वाजा आसिफ ने बात उन्हें कॉन्फिडेंस बताई कि नवाज शरीफ को छोड़ दें या फिर नवाज शरीफ के बयानी से पब्लिकली इख्तलाफ करें तो 15 से 20 दिन के अंदर केसेस खत्म हो जाएंगे। ये किसने किया? देखें, मरीम नवाज ने आज तक तो कुछ सच बोला नहीं है, तो मैं क्यों मान लूं कि उन्होंने आज ये बात जो कही है वो सच है। वो तो इस तरह की बातें करती रहती हैं, तो शी डजंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, और वो सच बोलना उनके लिए जरा काफी मुश्किल होता है। मतलब ख्वाजा आसिफ क्यों गिरफ्तार हुए जमील साहब? ऑपोजिशन के एक बड़े सीनियर रहनुमा जो मुल्क के अंदर हैं। नहीं, सीनियर जूनियर की बात नहीं हुई। देखें, इस तासुर को जहन से निकालें शाज़ेब, कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है, कोई सीनियर है जूनियर है, डजंट रियली मैटर। वैसे फिर अदालतों का आपने कानून के खिलाफ किए है तो आपको भुगतना होगा। तो कैसे भुगतना होगा सब? मगर इस तरह भुगत सकते हैं ना, इस तरह भुगते हैं ना, इस तरह भुगताए ना कि केसेस साबित करे फिर लोगों को गिरफ्तार करे। अदालतें कह रही हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, इस तरीके से गिरफ्तारियां करता है ना। आप देखिए, मैं तो शाज़ेब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा कितने सीनियर लीडर हैं। हु केयर्स? लॉ के सामने कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। तो लॉ को किया है नहीं किया इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब फिर लॉ कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट नो कि फिर डिटेल्स क्या है, ये तो अभी टीवी से खबरें पता चली है। फिर लॉ के आगे डोंट नो, फिर लॉ के आगे ऑपोजिशन का सीनियर जूनियर नहीं होता, मगर हुकूमत का है और हुकूमत का नहीं है। ये होता है क्योंकि हुकूमत के इतने बैक टू बैक स्कैंडल्स आ रहे हैं मगर नैब कुछ नहीं कर रहा है। खुसरो बख्तियार साहब का एसिड बियॉन्ड मींस का मामला है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शुगर का इतना बड़ा स्कैंडल आया, तो फिर लॉ के आगे जूनियर सीनियर नहीं होता, हुकूमत और ऑपोजिशन होता है। नहीं, देखें, पहले तो ये कि आपका ये आर्गुमेंट तो मैंने डिफीट कर दिया कि आपने जूनियर और सीनियर की बात की थी, तो वो तो ये आप ही ने फैसला कर लिया। मैंने काउंटर क्वेश्चन किया आपसे। नहीं, देखें, बात ये है कि जहां तक के केसेस का ताल्लुक है, देखें शाज़ेब, आपको मालूम है, अगर किसी को कोई भी ये समझता है कि एक शख्स है जिसके बारे में करप्शन के कोई चार्जेस है, वो करे, अदालत जाए, जो भी लीगल फोरम है उस पर जाए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, जिस तरह हमेशा हुआ भी है कि नैब में भी लोग इसी तरह ही जाते हैं कि जी प्रेजेंट करते हैं, प्रूफ प्रेजेंट करते हैं कि ये जी प्रूफ है और इसको आप वो करें, परसू करें। अगर ऐसा किसी ने किया हो और वो ना हुआ हो, फिर तो बात समझ में आती है कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन आर्गुमेंट अगर सिर्फ यही होगा कि जी वो भी चोर है तो मुझे क्यों पकड़ा क्योंकि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एस्टैब्लिश्ड तरीका है कि वो अपना जवाब देते नहीं है, वो दूसरों की पॉइंट करते हैं कि जी उनको क्यों पकड़ा। एक तरीका इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिश किया था कि हुकूमत का काम सवाल उठाना नहीं है, कार्रवाई करना होता है। जब भी नून लीग आप लोगों पर सवाल उठाती थी ऑपोजिशन में या जहांगीर तरीन पर, तो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो यह सवाल हुकूमत से उठता है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दूसरा सवाल अदालतें उठा रही हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, सियासी इंजीनियरिंग आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। साथ में मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव होते हैं, उनके खिलाफ केस खुल जाता है। शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ एक और केस खुल गया है, ख्वाजा आसिफ आज गिरफ्तार हो गए, तो सवाल नहीं उठेगा। नहीं, देखिए, सवाल तो हमेशा उठेंगे। सवाल कभी भी, इस किस्म के फैसले कभी भी गैर कंट्रोवर्शियल नहीं होते। ये तो हमेशा इस तरह ही होता है कि एक होते हैं जो उनके फेवर में होंगे, दूसरे होंगे जो अगेंस्ट में होंगे। असल चीज क्या है, ये फैसला कानून ने करना है। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे, अगर फजलुर रहमान की आपने बात की, फजलुर रहमान की अब क्या मतलब है कि उनकी अपनी पार्टी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है, पार्टी ने उनको सिलेक्टेड कह दिया है, उनके इतने एसेट्स हैं जो कि आप मुझे बताएं, आप इतनी मेहनत करते रहे हैं शाज़ेब, हमने थोड़ी बहुत मेहनत की है, थोड़ी बहुत जो असासे बनाए, हमसे कोई आके पूछे भाई ये कैसे लिए हैं, ये घर जिसमें बैठे हुए हो ये कैसे तुमने बनाया, ये गाड़ी कैसे है, भाई हम जवाब देंगे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब दिए। ये लोग जवाब देने के बजाय इसको की जी सियासी इंजीनियरिंग है। मगर टाइमिंग का सवाल होगा ना कि उसी वक्त सवाल क्यों होगा जब हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक होगी। अगर इंसाफ है और एहतसाब है तो वक्त पर सवाल कर लीजिए। कल को आप हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे अपनी के ही, तो क्या फिर आपसे भी आपके एहसासों का सवाल होगा जो आपने बड़ी मेहनत से बनाए बकौल आपके? नहीं, देखें, बात यह है कि शाज़ेब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे अगर कोई हम ऑपोजिशन में होंगे, जब हम ऑपोजिशन में होंगे, पता नहीं कब होंगे, ये अल्लाह को पता है, लेकिन ये चीजें तो जब भी सामने होंगी तो मुझे तो एज हमारे जो भी जिसने अपने जो किया है, एक तो अल्लाह के सामने जवाब देगा, दूसरा ये है कि हमें बुलाएंगे, हम अंदर करेंगे, हम कहेंगे भाई ये हमारे असासे हैं। तो
कोई हमें फिक्र ही नहीं है। यूसी फिक्र उसको होती है जबकि हमेशा। मगर आप ये उसके चाहेंगे बारे कि में भाई देखें। अगर मेरे असासों पर सवाल उठा है तो मुझसे गिरफ्तार करने से पहले साबित करो, ना कि मुझे 90 दिन के लिए उठा लो, ये तो कहेंगे ना? देखें अब ये तो नैब का कानून जो है ना, ये तो देखें इन्होंने ही बनाया था मिलके, एक दूसरे को फंसाने के लिए बनाया था, ये तो हमने नहीं बनाया था। अगर हमने बनाया है, अगर ये चेयरमैन नैब हमने लगाया, फिर तो आप हमसे गिला करें। मगर इस चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आपके दौर में आई है। इस चेयरमैन नैब पर अदालतों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सवाल आपके दौर में उठाए हैं, उनके दौर में नहीं उठाए थे। नहीं, आपका मतलब है कि जो भी वो है बनाए, हमने नहीं है, हमने तो नहीं बनाया उनको। अगर वीडियो उठे हैं, पता नहीं जो भी उठे हैं, तो इसका मतलब आपके दौर में वजीर आजम के मामले खुसूसी के चैनल पर चला था वो, उसके बाद से अपोजिशन कहती है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और उसके बाद से वो अपोजिशन के खिलाफ एक्ट करते हैं। नहीं, देखिए शाहजेब, देखिए ये वीडियो बनाने इसके ये फीमेल नून का तरीका है। पीपल्स पार्टी भी ये काम नहीं करती है। मैं मतलब दोनों मेरे मुखालिफ तो आपने फोरेंसिक ऑडिट कराना था, उसका नहीं कराया आपने इल्जाम लगाया था नून लीग पर फोरेंसिक उनकी वीडियो का, वो नहीं कराया। देखें ये इस किस्म की बातों से देखें क्या होता है। अगर हम ये जो बहस कर रहे हैं इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जो भी स्टेप लिया जाएगा वो मशकूक हो जाएगा, जो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखें ये जो है तो ये कवानीन इन्हीं के बनाए हुए हैं। अब इसको जो है तो हम तो यही कहेंगे ना कि जब ये पार्लियामेंट में आए बैठे, बजाय इसके कि ये वो बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदालतें जो सवाल उठा रही हमने उनके आगे रखे। ये हो क्या रहा है मामला, इस पर बात करेंगे मजीद एक ब्रेक के बाद। सीनियर साहब आमिर मीर साहब मौजूद हैं। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब ये हो क्या रहा है? दुरानी साहब की एक मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत हैरान, मरियम नवाज भी हैरान, फिर ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया। हुकूमत क्या सेफ है या मामला कुछ और पकड़ा है? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है ना, इसमें आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, बशर्ते कि आप बहुत गौर से इसका एनालिसिस करें। क्योंकि थोड़े दिन पहले जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई थी, तो उस पर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि नून लीग को भी इस मुलाकात का नहीं था पता, हुकूमत भी कह रही है कि हमें भी इस मुलाकात का नहीं पता, हमने इस मुलाकात का एहतमाम नहीं किया। तो ये मुलाकात किसने करवाई? तो आपके प्रोग्राम में जब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत ने ये मुलाकात नहीं करवाई, तो उसका क्लिप था जो वो ट्वीट किसी ने किया, तो उस पर ख्वाजा साहब ने लिखा, जवाब दिया कि ये मुलाकात मालिकों ने करवाई। ये कल उन्होंने ये ट्वीट की थी। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा साहब जो है वो ये बताना चाह रहे थे कि ये मुलाकात जो है, ये शहबाज शरीफ साहब तक जो मैसेज गया है मोहम्मद अली दुरानी साहब का, वो कोई सियासी हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज नहीं गया, किसी और तरफ से गया। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ख्वाजा साहब ने ये बात मेरे साथ भी की थी कि उनको भी कहा जा रहा है, उनके और भी साथियों से कहा जा रहा है जी कि हमें गलती का एहसास हो गया और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके गिरफ्तार होने के बाद हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। पीडीएम और इदारों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है, बजाय कि पीडीएम और हुकूमत में लड़ाई शुरू होती तो ये पीडीएम इदारों में लड़ाई शुरू हो गई है। उसके बाद से आपको याद होगा कि अक्टूबर में जो पीडीएम का पहला जलसा हुआ था गुजरांवाला में, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए या मेरे साथ कोई बुरा सलूक करने के लिए हुक्म दे दिया गया। तो उसकी उस्मान डार साहब ने तरदीद की थी, बल्कि उन्होंने कहा था ख्वाजा आसिफ बड़ा झूठा आदमी है, इसमें 62-63 लगनी चाहिए, ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो आज तो ख्वाजा साहब गिरफ्तार हो गए। तो ये जो ख्वाजा साहब की गिरफ्तारी है ना, इस गिरफ्तारी से मैं समझता हूँ कि हुकूमत के वो तमाम गुजरा जो ये कह रहे हैं जनाब कि पीडीएम टूट गई और पीपल्स पार्टी की वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं और बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये जो गिरफ्तारी है ना, ये उनके खौफ की एक गमाजी कर रही है कि कहीं ना कहीं से वो बड़े परेशान हैं। और ख्वाजा आसिफ जो है उसकी गिरफ्तारी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है कि ख्वाजा साहब जो है ये वो आदमी थे जिन्होंने जो आर्मी चीफ की दोबारा तकर्री हुई थी, जो एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो सारा मामला था वो ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए हुआ था और उस पे ख्वाजा आसिफ साहब पर उनकी अपनी पार्टी में बड़ी तनकीद की गई थी और उन पर ऐसे ऐसे लोगों ने उनसे बात की थी, उनके बारे में बातें की थी जिससे तवक्को भी नहीं की जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारी है ये हुकूमत की परेशानी का सबूत है और ख्वाजा आसिफ साहब को इसका बहुत फायदा होगा। पहला फायदा तो ये है कि पार्टी के अंदर जो लोग उनको कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है
और इसने पार्टी का मुकम्मल करवाया, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में रोल प्ले करवाया और पार्टी को उसके बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो वो ख्वाजा आसिफ आज खुद गिरफ्तार हो गया। दूसरी बात, जो गिरफ्तारी के फौरन बाद जो नैब ने ज़राए के हवाले से खबरें फीड की हैं कुछ मखसूस टीवी चैनल्स को, और वो बता रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ की ये भी जायदाद है, ये भी जायदाद है, वो सारी वो जायदादें बताई जा रही हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद अपने जो एसेट्स हैं उसको खुद डिक्लेयर की हुई हैं। और आप देख लीजिएगा, पहले भी 1999 में भी जब मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो यही एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस जो है वो उन पे नैब ने बनाया था और ख्वाजा साहब जो है वो सुरखरू होकर निकले थे। अब इस मरतबा भी वो आज गिरफ्तार हो गए हैं। आप देखेंगे कि जब वो वापस आएंगे विक्ट्री का निशान बनाते हुए आपके प्रोग्राम में आके वो आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज वज़ीर आज़म से, काबीना से और आवाम से एक साथ गलत बयानी की गई है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुसलसल गलत फैसले किए जा रहे हैं और फिर गलत फैसलों के दिफा में गलत बयानी की जा रही है, अदाद-ओ-शुमार की हेर फेर की जा रही है और बयानात बदले जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के आज के इजलास में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर से महंगी एलएनजी खरीदने पर सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि महंगी एलएनजी खरीदने की खबरों में कोई सदाकत नहीं और काबीना को फिर हक़ाइक़ से हटकर अदाद-ओ-शुमार बताए गए। हम आपको बताते हैं कि कैसे वज़ारत पेट्रोलियम हक़ाइक़ से हटकर अदाद-ओ-शुमार बता रही है। वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अपनी प्रेस रिलीज़ और ट्वीट्स में अपनी गलती छुपाने के लिए दिसंबर 2019 के रेट्स को ज़्यादा दिखाने और आज के रेट्स को कम दिखाने के लिए तवील मुद्दती मुआहदे भी साथ शामिल कर दिए, वरना पूरा साल बार बार दोनों को अलग अलग दिखाकर बताते थे कि हम तवील मुद्दती मुआहदों से सस्ती एलएनजी ले रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2019 में हुकूमत को स्पॉट कार्गो पर 10.7% औसत रेट पर एलएनजी मिली, जबकि तेल की कीमत उस वक्त $62 थी, यानी $6.6 की एलएनजी मिली। और उस वक्त हुकूमत बताती रही कि देखिए नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदे 13% के पड़ रहे हैं, मगर हमने स्पॉट पर सस्ती एलएनजी ले ली। और फिर जब इन सर्दियों में दिसंबर के लिए 17.5% का रेट मिला और गुज़िश्ता बरस तेल की औसत कीमत $62 होने के बावजूद $6.6 के मुकाबले में इस साल के तेल की कीमत $45 की औसत पर $7.5 का स्पॉट रेट मिला, तो वज़ारत पेट्रोलियम ने अपने ही गुज़िश्ता बरस को रवां बरस से ज़्यादा दिखाने के लिए नून लीग के दौर के उन मुआहिदों को शामिल कर दिया जिन पर वो तनकीद करते थे कि दिसंबर 2019 में $7.8 की एलएनजी ली थी, मगर इस साल $6.34 की एलएनजी ली है। यानी गुज़िश्ता बरस से तवील मुद्दती मुआहिदों पर स्पॉट कीमतों से महंगा होने पर तनकीद कर रहे थे और दोनों को अलग अलग बता रहे थे, और इस साल दिसंबर में स्पॉट पर महंगी एलएनजी मिली है तो तवील मुद्दती मुआहिदों को मिलाकर मवाजना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर्दियों की कीमतों का तवील मुद्दती मुआहिदों से मवाजना करना बड़ी गैर माकूल बात है। आखिर में वज़ारत पेट्रोलियम ने अपनी ट्वीट्स में लिखा कि एलएनजी की स्पॉट कीमत पर खरीदारी उस वक्त ही की जा सकती है जब डिमांड का पता हो, मगर सर्दियों में डिमांड 3 गुना होगी, ये तो अच्छे से पता था। खुद नदीम बाबर साहब बार बार ये बात बताते रहे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई। हमारा जो पीक पीरियड आता है वो दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी के पहले 15 दिन, ये 3 हफ्ते होते हैं जहां हमारी डिमांड मैक्सिमम होती है। 1 हफ्ता गुजर चुका है, 2 हफ्ते अभी बाकी हैं। दिसंबर और जनवरी हमेशा डिमांड, जैसे मैंने बताया, डबल ट्रिपल हो जाती है, इसलिए हमेशा शॉर्टेज आती है। खुद कह रहे हैं कि हमेशा शॉर्टेज आती है और ये सारा का सारा मामला होता है। दिसंबर के लिए 17.5% का रेट मिला, जनवरी के लिए 17%, फरवरी के लिए 20% से ऊपर के टेंडर खुले हैं। नून लीग के 3 मुआहिदों की औसत 13% से भी कम है, मगर आज ये कहा जा रहा है कि गैर माकूल होता है कि सर्दियों की जो इस वक्त हाई बिड्स आ रही हैं उसका आप मवाजना तवील मुद्दती मुआहिदों से करें। मगर वज़ीर आज़म से कुछ दिन पहले ही कहलवा दिया गया था और अक्टूबर में सर्दियों के लिए कहलवा दिया गया था कि सस्ती एलएनजी मिल रही है, मगर नहीं ली। इन्होंने गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर से। उस टाइम पे जो गैस थी कतर पे जो बिक रही थी उसका देख ले, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे साइन किया, बीच में इन्होंने पैसा बनाया। उसके बाद आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं।
एक तो जब नून लीग ने कतर से डील की उस वक्त स्पॉट कीमतें तवील मुद्दती मुआहदे से ज़्यादा थीं। दूसरा, वज़ीर आज़म ने आज का कहा अक्टूबर में, अब से 2 माह पहले, कि आज सस्ती एलएनजी मिल रही है। और ये उस वक्त कहा जब नवंबर के महीने के लिए 9 अक्टूबर को टेंडर खुल चुका था जो 14% से ऊपर के रेट पर था। फिर दिसंबर के लिए 17.5% पर उसके बाद टेंडर हुआ। जनवरी के लिए 17 और फरवरी के लिए 20% से ऊपर के टेंडर खुले। और नून लीग के 3 मुआहदों की औसत 13% से भी कम है। मगर वज़ीर आज़म से उस वक्त ये कहलवा दिया गया, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई, हालांकि उस वक्त टेंडर खुल चुका था 14% से ऊपर। आज नदीम बाबर साहब ने मान लिया कि कराची में 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बन गई है, मगर आज मानकर भी दोबारा पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। हमने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के एंड पे इस पे काम शुरू किया और मैं खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। 2 दिन पहले चालू कर दिया इसे 24 दिसंबर जी, 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। अगर ये लाइन 1-2 महीने पहले तैयार हो गई होती तो जो टर्मिनल्स के पास अपनी 100-150 की प्राइवेट कैपेसिटी है, जिसकी कैबिनेट इजाज़त भी दे चुकी थी, वो शायद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ले आते इसके लिए एडिशनल गैस। लेकिन चले वो नहीं हो पाया। जनवरी के लिए अब बहुत लेट हो चुकी है, शायद फरवरी मार्च में आना शुरू हो जाए। बल्कि आजकल में हम टेंडर भी कर रहे हैं कि जो कोई एडिशनल लाना चाहता है वो ला सकता है। आज का अगर ये पाइपलाइन पहले बन जाती, मगर अब से 1 महीने पहले नदीम बाबर साहब ने कहा था कि इस पाइपलाइन को दिसंबर में मुकम्मल होना है, और दिसंबर में 1200 MMCFD और जनवरी में इस पाइपलाइन की वजह से 14 MMCFD गैस लाएंगे, क्योंकि ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। 30 नवंबर के बयान के मुताबिक इस पाइपलाइन को दिसंबर में मुकम्मल होना था। आज कहा 1-2 महीने पहले मुकम्मल हो जाती तो जनवरी में हम ज़्यादा गैस ले आते। मगर जनवरी में तो जो इस पाइपलाइन के अलावा 1200 MMCFD गैस ला सकते थे, उसके भी सप्लायर नहीं आए, क्योंकि टेंडर देर से किया। टेंडर तो हुकूमत ने 8 तवील मुद्दती मुआहदों का अलावा 6 कार्गो का ही किया था, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मगर फिर देखिए कि जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए बिड्स ही नहीं आई, क्योंकि टेंडर बहुत देर से किया, और ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले कभी नहीं हुआ। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त जब बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी और कहा कि मीडिया के एक हिस्से की वजह से हालिया टेंडर में सप्लायर नहीं आए। मगर फिर उस वक्त सवाल उठा कि अगर मीडिया की वजह से नहीं आए तो जनवरी के आखिरी के 10 दिन में कैसे आ गए। मगर फिर दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया तो सप्लायर आ गए, मगर रेट 44% तक महंगा आया, और फिर कह दिया कि हम तो बेहतर कीमत के लिए टेंडर कर रहे थे, हमें 14 कार्गो लेने ही नहीं थे। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। सही है। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है, जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे 1-2 ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। शायद आपको समझने में भी मुश्किल हो रही हो कि एक मौमने खुसूसी 1 महीने के अंदर अंदर कितने सारे बयान बदल रहे हैं। यानी 30 नवंबर को कहा कि पाइपलाइन दिसंबर में बन जाएगी तो जनवरी में 14 कार्गो लाएंगे, टेंडर जारी किया। फिर सप्लायर नहीं आए तो मीडिया पर जिम्मेदारी डाल दी। फिर इमरजेंसी टेंडर किया, सप्लायर आ गए मगर महंगा रेट मिला तो कहा कि हमें तो ये लेना ही नहीं था, ऐसे ही बेहतर कीमत के लिए टेंडर कर दिया था। और फिर आज मान लिया कि जो पाइपलाइन उनके अपने बयान के मुताबिक दिसंबर में बननी थी वो बन गई, मगर जल्दी बन जाती तो जनवरी और फरवरी में ज़्यादा एलएनजी मंगवा लेते। हालांकि जनवरी में पहले सप्लायर ना आए और फिर मेगा टेंडर आने की वजह से 19 दिसंबर को वजारत पेट्रोलियम ने ट्वीट किया, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, कि 30 दिसंबर का एक कार्गो जनवरी में शिफ्ट किया गया है। और आज इस ट्वीट के 10 दिन के बाद 29 दिसंबर को नदीम बाबर साहब ने कहा कि अगर पाइपलाइन सिंध हुकूमत जल्दी बना लेती तो जनवरी और फरवरी के लिए हम ज़्यादा कार्गो मंगवा लेते। मगर फरवरी के लिए आप देखिए कि वजारत पेट्रोलियम ने तो टेंडर ही 2 कार्गो का किया है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसकी कल इंतहाई महंगी बिड्स खुली हैं। यानी पाइपलाइन के साथ 6 कार्गो का टेंडर कर सकते थे, मगर बगैर पाइपलाइन के भी 4 कार्गो का टेंडर तो कर सकते थे। अब फरवरी के शुरू के 15 दिन के लिए टेंडर ही नहीं किया, आखिर के 15 दिन के लिए सिर्फ 2 कार्गो का टेंडर किया, और कह रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत पहले पाइपलाइन बना लेती तो फरवरी में हम ज़्यादा कार्गो मंगवा लेते। वज़ीर आज़म ये देखें और नदीम बाबर साहब से पूछें कि हर हफ्ते हक़ाइक़ के बरक्स बार बार बयान कौन बदलता है और अपनी गलतियाँ कौन इस तरह दूसरों पर डालता है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।